हेलो बेटा, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। इससे प्रीवियस वीडियो में बेटा हम लोग क्लास 10th मैथ का एक चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। पिछले वीडियो में हमने एक एक्सरसाइज को कंप्लीट किया हुआ है और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लिए थे जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की भी ये जो क्लास है इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो बेटा इन क्वेश्चनों को आप बहुत ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा है एक त्रिभुज ABC में कोण C जो है ना वो बराबर है 3 कोण B के और बराबर है 2 एंगल A प्लस B के। तो पूछ ये रहे हैं कि तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। एक त्रिभुज ABC में कोण C जो है वो बराबर किसके है, 3 कोण B के, और यही जो कोण C है वो बराबर है 2 कोण A प्लस B के। तो ये पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहली इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें ये दिख रही है कि कोण जो C है वो बराबर है 3 कोण B के। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दें। और इसके बाद यही जो एंगल C है ना वो बराबर है 2 एंगल A प्लस B। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं क्वेश्चन में और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको एंगल A, एंगल B और एंगल C को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी हैं और आप एक बात जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख देना कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात आप जानते हैं। तो अगर ये त्रिभुज ABC है तो इसमें एंगल कौन से होंगे, एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है बेटा, इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दें। यहाँ से अगर हम आपसे कहें एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू ज्ञात कर लो तो प्लस C जो है ना वो राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 180 माइनस एंगल C। बेटा एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू 180 माइनस एंगल C है, ये वाली वैल्यू आप उठाइए और यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या दिया गया है, एंगल A प्लस एंगल B, और अभी हम लोग ने एक वैल्यू निकाल ली एंगल A प्लस एंगल B की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल C। तो ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखो। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड थी एंगल C बराबर में 2 और ब्रैकेट में ये लिखा है एंगल A प्लस एंगल B, और एंगल A प्लस एंगल B की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बेटा 180 माइनस एंगल C। ठीक है, एंगल C बराबर 2 का आप अंदर गुणा कर लो, 2 से 180 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 360 माइनस 2 एंगल C। माइनस का 2 एंगल C जब इस साइड आएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो एंगल C प्लस 2 एंगल C बराबर 360। ये बन जाएगा 3 एंगल C बराबर 360। 3 से आप इसको कैंसिल कर लो बेटा तो ये आ जाएगा 120। एंगल C का जो मान है वो कितना आ गया, 120 डिग्री। ठीक भाई, एंगल C का मान जो है ना वो कितना आ गया, 120 डिग्री। अब आप ये एंगल C का मान चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप एंगल C का मान रखोगे तो आपको एंगल B का मान पता चल जाएगा। एंगल C की जगह पर कितना रख लेंगे बताओ, 120 डिग्री। तो 120 बराबर 3 एंगल B, 3 से आप इसको काट लो, एंगल B का मान कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। बेटा हम लोग को एंगल C पता चल चुका है, एंगल B पता चल चुका है। ये दोनों वैल्यू आप इक्वेशन नंबर थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्वेशन नंबर थर्ड है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना है, 180। तो देखो एंगल A हम लोग को ज्ञात करना है, एंगल B का मान कितना है 40 और एंगल C का मान कितना है 120, बराबर में हो जाएगा 180। एंगल A प्लस 120 और 40 को जोड़ोगे तो बन जाएगा 160 बराबर एंगल 180। एंगल A की वैल्यू निकालोगे तो 160 प्लस का 160 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एंगल A का जो मान है वो आ जाएगा 20 डिग्री। तो इस प्रकार से बेटा हम लोग ने
इस क्वेश्चन में तीनों एंगल फाइंड आउट कर लिए। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करें। एक बार पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। अगर आपको क्वेश्चन ना आए, समझ पा रहे हो ना, पहले आप इसको पढ़ो, खुद से ट्राई करो। अगर ना आए तो आप वीडियो को आगे देखो। पहले ट्राई खुद से करो, जब ना आए तो फिर आप वीडियो को देखो इसमें किस प्रकार से समझाया गया है। तो आगे अपनी प्रैक्टिस जरूर आप अच्छे से करते रहें क्वेश्चनों की। वैसे हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप उसको चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आपको जो बोर्ड एग्जाम में आपको हूबहू वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करो। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो इक्वेशन दी हैं और इनको आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि आप जानते हैं बेटा क्या होती है। कोई भी दो समीकरण दिए होते हैं, उनमें से आप किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के किसी दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब रखते हैं। किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के आप किसी दूसरे समीकरण में रखते हैं, उसी को आप प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के किसी दूसरे समीकरण में हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आप ये देखो, यहाँ से आप अगर x का मान निकाल लो तो ये माइनस की दोनों वैल्यू उस साइड जाके प्लस की हो जाएंगी, तो ये ऐसे बन जाएगा 1 + y। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दो और ये इक्वेशन आपकी पहले से ही दे रखी है, x + y = 4। इसको बोल दो इक्वेशन सेकेंड। बेटा आपने x का मान निकाल लिया है, यही x का मान उठाओ और आप इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख दो। ऐसे लिख देना यहाँ पर x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक भाई, तो समीकरण सेकेंड में आप x की वैल्यू रख रहे हैं और x की वैल्यू है क्या 1 + y। तो यहाँ पर x के प्लेस पर 1 + y रख दो, प्लस का y = 4 हो जाएगा भाई। 1 + y और y को ऐड करेंगे तो 2y = 4, प्लस का 1 है उस साइड आप लेके जाएंगे तो 2y = 4 - 1, तो 2y = 3। y की वैल्यू आप निकालेंगे भाई तो आ जाएगी 3/2। ठीक है, ये y का मान आ गया। अब आप यही y का मान उठाओ और समीकरण फर्स्ट में रख दो, तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट था x = 1 + y। y के प्लेस पर बेटा आप लिख सकते हैं 3/2। यहाँ पे आ जाएगा 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 2 + 3/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई 5/2। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपके MCQs में आने का चांस है। दो इक्वेशन दी होंगी, उनमें से x या y के मान आपको सॉल्व करने होंगे, ऑप्शन में दे रखे होंगे, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक भाई, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ से बोल रहे हैं क्वेश्चन को, आप अपनी बुक से उसको मैच कर लें, है ना, क्योंकि अगर इस पे बोर्ड पे लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे इस चीज़ को। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है बेटा, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। दो मित्र हैं अनी और बीजू, उनकी आयु में 3 वर्ष का अंतर है। आगे लिखा है अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है। अनी के पिताजी हैं जिनका नाम धर्म है, तो उसके लिए शर्त दी है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु से 2 गुनी है। और फिर लिखा है बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। हो सकता है बेटा आपको अभी चीजें ना समझ आई हो कि इस क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप देखना, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, सबसे लास्ट में अगर आप देखोगे क्वेश्चन के लास्ट में तो एक लाइन लिखी है अनी और बीजू की आयु ज्ञात करो। तो अपना पूरा टारगेट अनी और बीजू की आयु निकालने पर है।
तो हम लोग जिसकी आयु को पूछा गया है उसी को आयु को हम लोग x और y में मान लेंगे। तो हमसे पूछा गया है अनी और बीजू की आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे ये क्वेश्चन नंबर शायद 14 होगा, बाकी आप अपनी बुक के हिसाब से मैच कर लेना, आगे पीछे जैसा जो हो सकता है क्वेश्चन क्रमांक जो है वो थोड़ा बहुत गलत हो गया हो, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो अनी और बीजू की आयु पूछी गई है, तो हम लोग ऐसे मान ले रहे हैं इसमें कि माना अनी की वर्तमान आयु। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ऐसे क्वेश्चनों को हम आपको बहुत आसानी से सिखा देंगे, किसी प्रकार का भविष्य में कोई भी डाउट नहीं बनेगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक जरूर पूछा जाता है, तो आप बहुत अच्छे से उनको प्रिपेयर कर लें। मान लिया कि अनी की वर्तमान आयु जो है ना वो x वर्ष है, और इसके बाद बीजू है, मान लिया कि बीजू की वर्तमान आयु बराबर मान लिया कितने वर्ष है, वो y वर्ष मान लिया। अब देखो लिखा था दो मित्रों, पहली शर्त यह है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी और बीजू की आयु में जो अंतर है वो 3 वर्ष का है, ठीक है। अनी व बीजू की आयु में अंतर 3 वर्ष का है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया गया बेटा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि अनी की आयु कितनी है x, बीजू की आयु कितनी है y, अंतर दिया है तो कर दो माइनस, कितने का है 3 का, तो बराबर में 3 समीकरण नंबर है। ये बात आपने अच्छे से समझ ली होगी। इसके बाद देखो, इसके बाद इस क्वेश्चन में 2 लोगों की और एंट्री हो रही है। अभी तक के जो सवाल हुआ करते थे जैसे माता पिता की आयु से रिलेटेड, सॉरी माता पिता कह रहे, पिता पुत्र की आयु से रिलेटेड होते थे या माता पुत्र की आयु से रिलेटेड होते थे, ऐसे क्वेश्चन होते थे। इसमें 2 लोगों का नाम देके 2 और लोगों की एंट्री करा रहे हैं, तो हो सकता है बच्चों को थोड़ा सा डाउट बन रहा हो कि यार ये 2 लोग और कैसे आ गए, अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन करे ही नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे। आप बस क्लास को रेगुलर देखिए और इसके बाद किसी भी क्लास को बस मिस ना करें आप, ठीक है। इतना आपसे ये कहना रहेगा, तो आपकी मैथ हम बहुत अच्छी करवा देंगे, उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, है ना। तो देखिए लिखा था अनी के पिता धर्म की आयु, तो जो धर्म की आयु है, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है। धर्म की आयु जो है वो अनी की आयु की 2 गुनी है। बेटा आप पहले इन दोनों आयु को बराबर करो, इसके बाद देखते हैं शर्त क्या है। तो शर्त ये लिखिए कि अनी के पिता धर्म की आयु, मतलब धर्म की जो आयु है वो अनी की आयु से 2 गुनी है। तो 2 गुनी आयु किसकी है बेटा, इसकी धर्म की। धर्म की जो आयु है वो अनी की आयु की 2 गुनी है, ये 2 गुना ज्यादा है। अगर हमें इन दोनों की आयु को बराबर करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो आपने कहा इनकी आयु 2 गुना ज्यादा है, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप धर्म की आयु पता कर लेंगे। देखो तो धर्म की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी बताओ, 2 गुणा अनी की आयु, और अनी की आयु हम लोग मान लिए थे कितनी x, तो जो धर्म की आयु है वो हो जाएगी 2x। क्लियर है ना भाई। इसके बाद देखिए लिखा है, फिर इसके बाद दिया है बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी। आप दोनों आयु को बराबर रखने की कोशिश करो। बीजू की आयु बराबर कर दो कैथी की आयु, दोनों आयु को बराबर करने के बाद आप ये देखो कि इसमें कैसी शर्त लगी हुई है। तो लिखा है बीजू की आयु, मतलब ये वाली आयु, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की, कैथी की आयु की कितनी है 2 गुनी। तो 2 गुना भाई कौन है, तो 2 गुना ये है। अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो भाई इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो बीजू की आयु तो हम लोग को पता है, अगर हम कैथी की आयु निकालना चाहें बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखो बीजू की आयु कितनी है y, तो यहाँ आप लिख दो y, 2 गुणा कैथी की आयु, कैथी की आयु। तो अगर हम कैथी की आयु निकालेंगे 2 गुणा में है, डिवाइड में आ जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा कैथी की आयु बराबर हो जाएगा y/2 वर्ष।
क्लियर है ना इतनी बात? तो देखो हम लोग ने धर्म की आयु और कैथी की आयु को बहुत आसानी से निकाल लिया। अब देखो एक शर्त ये दी गई है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म की आयु का जो अंतर है वो कितने वर्ष का है? 30 वर्ष का। यहाँ पर लिख दे रहे शर्त क्या है? कैथी व धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। कैथी व धर्म की आयु में अंतर 30 वर्ष है, तो कुछ बच्चे इसमें गलती ये कर देते हैं कि कैथी की आयु से धर्म की आयु को घटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही दे रखा है। तो वो कैथी की आयु से धर्म की आयु को घटा देते हैं, फिर जब फाइनल रिजल्ट देखते हैं तो वो माइनस में आता है, और आयु बेटा कभी माइनस में हो नहीं सकती। तो बच्चों से ये गलती हो जाती है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो शुरुआत में क्या था, अनी की जो आयु थी और बीजू की जो आयु थी उसमें अंतर कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का। यहाँ हमने अनी की आयु से बीजू की आयु को घटाया है। इसका बहुत सीधा मतलब ये है भाई कि अनी बड़ा है और बीजू छोटा है। ठीक है भाई। इसके बाद अब देखो ये जो धर्म है वो कौन है? ये जो धर्म है वो अनी के क्या है? पिता है। इसका मतलब ये रहा होगा कि धर्म की आयु जो रही होगी वो अनी की आयु से भी अधिक रही होगी, क्योंकि धर्म जो है वो अनी के पिता है। ठीक है। अब सुनो, और ये जो बीजू है, बीजू की आयु जो है वो अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी। इसका मतलब बीजू अपनी बहन से 2 गुना बड़ा है। तो इसका मतलब कैथी तो फिर सबसे छोटी हुई ना, कैथी सबसे छोटी हुई। अगर कैथी सबसे छोटी हुई तो भाई आप धर्म की आयु से कैथी की आयु को घटाना, ना तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आप ध्यान रखना, समझ गए ना आप हमारी बात? धर्म इस क्वेश्चन में सबसे बड़े हैं, तो धर्म की आयु से आप कैथी की आयु को माइनस करेंगे और बराबर किसके कर देंगे? 30 के। इस बात को आप ध्यान रखना। तो धर्म की आयु बताइए कितनी है? अभी निकाली थी आपने, देखो धर्म की आयु कितनी है? 2x से आप माइनस करेंगे किसकी? कैथी की आयु। और कैथी की आयु कितनी है? y/2। माइनस का y/2 बराबर किसके हो जाएगा? 30, जो क्वेश्चन में दिया था। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का 2 से करोगे तो आ जाएगा 4y, 4y नहीं x होगा। ये बन जाएगा 4x माइनस का y बटे में 2 बराबर में 30। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 4y माइनस का 4x माइनस का y बराबर में 60। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप देख पा रहे हैं ये समीकरण फर्स्ट था और ये समीकरण सेकंड था। आप इन्हीं दोनों को हल कर लो। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को आप हल कर लेंगे तो देखो यहीं पर हम लोग समीकरण फर्स्ट को लिख दे रहे हैं, x माइनस वाई बराबर में 3। ये फर्स्ट था, इन्हीं दोनों को हल करेंगे। देखो ये भी माइनस का वाई, ये भी माइनस का वाई। यहाँ आप लिखना घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे भाई। ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस है तो प्लस का, और ये प्लस है तो माइनस का। माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल हो गया। 4x में 3x चला गया, 4x में x को घटाओगे तो बचेगा 3x। इधर आप 60 में 3 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 57। x की वैल्यू निकालोगे तो 57 में आप 3 से डिवाइड कर लेना। 3 से काटोगे आप इसको तो 3 का 5 में भाग लगाओगे, एक बार जाएगा, 2 बचा, 27 हो गया। 3 नमा 27। तो x का जो मान है ना वो कितना आ गया? 19। x बराबर आ गया 19 वर्ष। अब आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो तो आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। कोई भी इक्वेशन में रख दो, जैसे ये वैल्यू आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दो। तो पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई बराबर पे 3, है ना। तो x के प्लेस पर आप 19 रखोगे, माइनस का y बराबर 3। 19 आप उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस का 19। तो माइनस का y बराबर इधर दिख रहा है आपको, देखिए इधर सॉल्व करते हैं तो माइनस का y बराबर 3 में 19 जाएगा ना भाई, तो माइनस का 16 बचेगा। ये कैंसिल हो गया तो y का मान कितना आ जाएगा? 16। अब y कौन था? बीजू था। तो आगे आप लिख देना अतः बीजू की आयु बराबर 16 वर्ष। और जो अनी है, अनी की आयु हमने x मानी थी और x का मान कितना आ गया? 19। तो अनी की जो आयु हो जाएगी वो 19 वर्ष हो जाएगी। तो अनी की आयु बराबर 19 वर्ष और बीजू की आयु बराबर 16 वर्ष। ठीक है भाई, समझ गए ना आप इस क्वेश्चन को? अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे द्वारा कही हुई बातों को आप एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख लें, आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसमें जरूरी बात यह है कि बच्चे गलती यहाँ पर करते हैं, तो इस बात की गलती आप नहीं करेंगे। आपने क्वेश्चन को समझ लिया है कि धर्म जो है वो अनी के पिता हैं, और अनी के अगर ये पिता हैं तो अनी और बीजू की आयु में आपने पहले कहा था अंतर कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का।
मतलब अनी बड़े हैं, बीजू छोटे हैं, है ना। और धर्म जो है वो अनी के पिता हैं, दैट मीन्स धर्म की आयु सबसे अधिक होगी। इस कारण यहाँ जब अंतर करा जाएगा तो धर्म की आयु से कैथी की आयु को घटा के अंतर किया जाएगा। ठीक भाई, तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। तो इसमें अनी की जो आयु है वो 19 वर्ष आ गई और जो बीजू की आयु है वो 16 वर्ष आ गई। और आप देख भी पा रहे हैं इन दोनों में अंतर 3 वर्ष का ही है ना। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन की जांच भी कर सकते हैं कि आपने सही लगाया है कि नहीं। ठीक भाई, इसके बाद ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसके बाद देखो बेटा, आपको बोर्ड स्क्रीन पर दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे। एक क्वेश्चन नंबर है 15 और एक क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 15 में भी दो इक्वेशन दी हैं और इनको कहा है इनको हल करना है। ये इसमें कोई भी शर्त नहीं है कि इसको आपको किस विधि से हल करना है। तो आपको सबसे अच्छी जो विधि लगती है वो आप इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। दोनों समीकरण को रखते हैं, x और y में किसी एक को बराबर करके आप जोड़ने या घटाने पर उनको कैंसिल कर लेते हैं और x और y का आप मान निकाल लेते हैं। तो बेटा ये हम एक छोटी सी उम्मीद आपसे कर रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लेंगे और इस क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें लिखा है दो समीकरण दिए हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो इसको हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान है, आप कर लेंगे और आप इस क्वेश्चन को करना और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर से मेंशन करना। हम लोग चलते हैं 16 पर, जिसमें लिखा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनको हल करना। प्रतिस्थापन का मतलब बेटा अभी आपको इससे पहले हमने क्वेश्चन में बताया था कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के किसी दूसरे समीकरण में रख दिया जाए, उसे कहते हैं प्रतिस्थापन। तो हम लोग इस समीकरण से x या y का मान निकाल ले रहे हैं। जैसे हम x का निकाल रहे हैं, अगर आपको लगे कि हम y का निकालेंगे तो आप y का भी निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो देखो px प्लस का क्यू वाई है, इसको आप उस साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का क्यू वाई। अगर आप भाई x की वैल्यू निकालोगे ना तो p यहाँ पर इनटू में है, इधर जाके डिवाइड में, तो माइनस का q अपॉन p और इनटू में y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। x का मान आपने निकाल लिया है, ये x का मान आप इक्वेशन फर्स्ट ये है ना, x का मान है, आप इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख दो। तो यहाँ आप लिखना x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड देखिए क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई बराबर में एन। एल एक्स की जगह पर देखिए क्या लिखेंगे, माइनस का क्यू वाई अपॉन में पी प्लस एम वाई बराबर में एन। इन दोनों में आपको y कॉमन दिख रहा है तो y कर लो कॉमन, बन जाएगा माइनस का क्यू एल अपॉन में p और प्लस का m बराबर में n। ठीक भाई, इसके नीचे एक मान की क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लें तो y ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा माइनस का क्यू एल प्लस का पी एम डिवाइड में p बराबर में है, ये p डिवाइड वाला इधर आके इनटू में बन जाएगा। तो y के साथ कितना है, माइनस का क्यू एल प्लस का पी एम बराबर में ये बन जाएगा पी एन। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो ये इसके y के साथ ये इनटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा पी एन डिवाइडेड बाई ये माइनस का ये प्लस का, तो पहले आप इसको लिख लो प्लस का और फिर इसको लिख लो माइनस का क्यू एल। तो ये बेटा इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। अब आप ये y की वैल्यू आ गई है, यही वैल्यू आप उठाओ और समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो। यहाँ आप लिखना y का मान समीकरण एक में रखने पर, देखो यहाँ रखते हैं, समीकरण एक है x बराबर माइनस का क्यू वाई अपॉन में p। तो देखो x बराबर माइनस का q अपॉन p इंटू वाई के प्लेस पर देखो क्या लिखेंगे हम लोग, y के प्लेस पर लिख लेंगे पी एन डिवाइड में पी एम और माइनस का क्यू एन। यहाँ देखो p से p कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस का क्यू एन डिवाइड में पी एम माइनस का क्यू एल। x बराबर माइनस का क्यू एन, इसमें आप माइनस इन कॉमन कर लो भाई तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो क्यू एल माइनस का पी एम, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा क्यू एन डिवाइड में क्यू एल माइनस का पी एम। ठीक है,
तो ये इस क्वेश्चन में x का आंसर हो जाएगा और ये y हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप x और y के मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफिकल्टीज थी, है ना, तो उसको आप अपने स्तर से देख लेना, एक बार खुद से सॉल्व करना, ना आए तो आप वीडियो को एक बार देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 15 को आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करो। तब तक चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अभी से इंपॉर्टेंट साइन कर लें क्योंकि बहुत ज़रूरी सवाल है ये, है ना। और इस क्वेश्चन को करने में बच्चे काफ़ी गलती भी करते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही सीरियस देखें, ठीक है, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना बने। और रेलगाड़ी से रिलेटेड एक सवाल एग्जाम में जरूर से ही आता बेटा, तो जितने भी क्वेश्चन आपको दिख जाए रेलगाड़ी से रिलेटेड, आप उनको अपने तरफ से जरूर से कर लेना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना आए, है ना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से उस क्वेश्चन को पूछ लें, या हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है आपको, अगर नहीं आ रहा है, तो आप हमसे उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे आप हमें भेज सकते हैं, हम आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कर देंगे, या उसका प्रॉपर अगर ज़रूरत होगी तो उसका एक हम वीडियो बना के आपको दे देंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। हमें ये नहीं पता है कि रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है और रेलगाड़ी की चाल क्या है। इतने सवाल को पढ़ने से हमें दो चीजें अज्ञात मिल गई, एक ये कि हमें ये भी नहीं पता कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, और हमें ये भी नहीं पता कि रेलगाड़ी जो दूरी तय कर रही है वो कितनी तय कर रही है। ठीक है, आगे समझते हैं। लिखा, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। अगर रेलगाड़ी अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है तो उसे उस डिस्टेंस पर पहुंचने में जो पहले समय लग रहा था उससे 2 घंटे समय कम लग रहा है, ये कह रहे हैं। और अगर रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। अगर ये धीमी चलेगी तो इसको उस जो समय लग रहा था उस समय से 3 घंटे अधिक लगेंगे। तो वो तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो, रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय करी है वो हमें बताना है। तो हमने कहा शुरू की लाइन में ही हमें दो चीजें अज्ञात मिल गई, तो हम इन्हीं चीजों को मान के क्वेश्चन को बहुत आसानी से निपटा देंगे। अरे निपटा देंगे का मतलब सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लिखा है रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, तो हम लोग सबसे पहले तो ये मान ले रहे हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक भाई, और कुछ दूरी दी है कि कुछ दूरी तय करती है, तो हम लोग मान ले रहे हैं तथा तय की गई दूरी बराबर में ऐसे मान लिया y किलोमीटर। सही है, तो अब देखो अगर रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको y किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो अगर हम आपसे पूछे तो बताओ इसको समय कितना लगेगा। रेलगाड़ी को y किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय बराबर, तो समय बराबर फार्मूला होता है भाई दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है y, चाल कितनी है x, इतने घंटे का रेलगाड़ी को समय लगेगा y अपॉन x। ठीक है, ये तो निर्धारित समय हम लोग ने ज्ञात कर लिया। अब देखो शर्त ये है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती, रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि बराबर कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताओ इसकी नई चाल क्या हो जाएगी। पहले x थी, 10 की वृद्धि हो गई तो x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ये इसकी चाल हो गई। अब बताओ दूरी तो नहीं चेंज हो रही, दूरी तो उतनी है, तो अगर अब दूरी y जो पहले थी वो अभी भी है, लेकिन इसकी चाल बदल गई है, चाल इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गई है, तो अब बताओ अब इसको कितना समय लगेगा। तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, दूरी तो वही तय करी है, बस चाल बदल गई, x प्लस 10 घंटे। बेटा पहले इसको ये समय लग रहा था, अब इसको ये समय लग रहा। किताब वाले के हिसाब से देखो क्या लिखा, लिखा है कि अगर ये अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज कर दे
तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, नियत समय पहले ये समय लग रहा था, अब उसको ये समय लग रहा, और इन दोनों समय में रिलेशन ये दिया है कि अगर ये चाल अपनी बढ़ा लेगा तो इसको क्या होगा, 2 घंटे कम लगेंगे इसकी रिस्पेक्ट में। बेटा शर्त जो भी दी हो उसको बाद में आप देखा करो, सबसे पहले दिए गए समय को आप बराबर कर लो। पहले ऐसे लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। देखो ये जो समय है वो इस तरीके से, और ये वाला जो समय है वो इस तरीके से, y बट्टे में x है। हम बेटा इनको बराबर करना चाह रहे हैं, लेकिन शर्त देखो क्या दी गई है, यदि रेलगाड़ी अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज कर लेती है तो उसको नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। तो 2 घंटे कम कौन है, पहले इसको ये समय लग रहा था, जब इसकी चाल बढ़ गई तो सीधी सी बात है, अगर कोई ज्यादा स्पीड से किसी दूरी को तय करेगा तो उसको समय कम लगेगा। तो 2 घंटा कम समय किसका है, देखो इन दोनों का अगर हम बराबर करना चाह रहे हैं तो हमें साफ पता है कि जिसकी चाल अधिक होगी उसको समय कम लगेगा। तो इसको समय कम लग रहा है कितना, इसकी अपेक्षा 2 घंटे समय कम लग रहा, तो ये 2 घंटा कम है, ये 2 घंटा कम है समय। अगर आपको दोनों को बराबर करना है तो या तो आप इसमें 2 जोड़ दो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, या आप भाई इसमें 2 घटा दो। देखो ये 2 कम था ना, तो अगर हमें दोनों तरफ बराबर करना हो तो हमने इसमें क्या कर दिया, 2 घटा दिया। या अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हम घटाना नहीं चाह रहे तो आप इसमें 2 जोड़ दो, तो दोनों तरफ चीजें बराबर हो जाएंगी। समझ पा रहे हो ना आप इतनी बात, ठीक है, समझ गए होगे। अब आप देखो क्या करो, इसको y अपॉन एक्स को इस साइड लेके आ जाओ, तो देखो ये क्या बन जाएगा, y अपॉन एक्स प्लस 10 माइनस का y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2। आप भाई इसमें y कॉमन कर लो, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, देखो आगे बताते हैं। यहाँ पे आप इसमें क्या करो, y को कॉमन कर लो, जैसे y को कॉमन करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 10 और माइनस का 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बन जाएगा x, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों चिन्ह माइनस के हो जाएंगे, डिवाइड में x का इससे मल्टीप्लाई होगा तो x का x से होगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 10x बराबर में माइनस का 2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का 10 बचा और ये y है तो बन जाएगा माइनस का 10y बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का 10x बराबर में माइनस का 2। आप चाहो तो इस माइनस से इस माइनस को आप कैंसिल कर लो और यहाँ इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 20x बराबर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 10y। यहाँ तक आपको दिख रहा है शायद, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो ये आप इसको समझ लो, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है। ठीक है, देखो इतनी बात आपको समझ में आई, अच्छे से देख लो इसको एक बार और खुद से ट्राई करने की बाद में कोशिश जरूर करना है एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बना भी है ये क्वेश्चन प्रीवियस की, तो आप बहुत अच्छे से देखना है इसको। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो देखो हम लोग ने यहाँ से बहुत आसानी से बना ली, एक इक्वेशन हम लोग को और बनानी है, वो भी बना लेंगे। देखो आगे क्या शर्त दी गई, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती, रेलगाड़ी की चाल में कमी बराबर कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसकी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाएगी तो बताओ अब इसकी चाल कितनी हो जाएगी। पहले इसकी चाल x थी, 10 की कमी हो गई तो x माइनस 10 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बेटा नो चेंज है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, दूरी जो पहले थी वो अभी भी है। तो अब बताओ अब इसको y किलोमीटर की दूरी x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है y और चाल कितनी है x माइनस 10, इतने घंटे का भाई समय लगेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से, नियत समय मतलब ये जो पहले वाला समय है, उससे 3 घंटे अधिक लगते। 3 घंटा कौन अधिक है, ये वाला समय कि ये वाला समय, भाई मेरे जिसकी चाल कम होगी उसको समय अधिक लगेगा, जिसकी चाल अधिक होगी उसको समय कम लगेगा, ये बात आप समझते हैं। ठीक, तो हमने कहा इनमें और इनमें रिलेशन दिया है तो सबसे पहले हम इन दोनों समय को बराबर रखने की कोशिश करते हैं। तो y अपॉन एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, पहले इन दोनों को हम बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब किस तरीके से बराबर होंगे तो देखो शर्त पढ़ो,
लिखा है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो 3 घंटे अधिक कौन है समय, ये वाला कि ये वाला? इसकी चाल कम हुई है तो इसको समय ज्यादा लगेगा, तो ये 3 घंटा ज्यादा है। अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये 3 घंटा ज्यादा है तो हमने कहा एक काम करो 3 घंटा इसमें जोड़ दो। 3 घंटा इसमें जोड़ दो का मतलब 3 जोड़ दो, तो इसमें जैसे ही आप 3 जोड़ोगे दोनों समय क्या हो जाएंगे बराबर। इन्हीं को आप सॉल्व कर लेंगे। इसको आप इस साइड लेके आओ, तो y अपॉन एक्स माइनस 10 माइनस का y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। आप इसमें फिर से y को कॉमन कर लें तो क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 10 माइनस का 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, यही तो होगा। इसके बाद देखिए आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका करोगे तो x, ये माइनस चिन्ह है थोड़ा ध्यान देना, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो माइनस का x हो जाएगा लेकिन ये प्लस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का x प्लस का 10 डिवाइड में x का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर और 10 से गुणा करोगे तो ये 10x। यहाँ पे देखो फिर से x और x चल दिए कट गए, मतलब ये है ना 10 का y से गुणा करोगे तो 10y डिवाइड में x स्क्वायर माइनस का 10x बराबर में 3 डिवाइड में 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, ये बन जाएगा 3 का करोगे 3x स्क्वायर माइनस के 30x, 3 का 10 में करोगे तो 30x बराबर में 10y। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो यहाँ तक की सभी चीजें क्लियर आपको दिख रही हैं क्या? हाँ दिख रही हैं। तो देखो एक ये इक्वेशन बन गई और एक ये इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशनों में एक सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी, जो समीकरण 1 है वो भी बराबर में 10y है और जो समीकरण सेकेंड है वो भी बराबर में 10y है। इसका मतलब ये है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की राइट साइड बराबर है। बेटा आपको पता है अगर किसी समीकरण की राइट साइड बराबर होती है तो उनकी लेफ्ट साइड भी बराबर होती, तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। ठीक, थोड़ा सा यहाँ से हटा रहे हैं, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो देखो समीकरण 1 में बराबर में 10y, यहाँ पे भी है उसमें भी बराबर में 10y है, तो इन दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे बराबर कर देंगे। ऐसे लिख देना यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 20x बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 30x। सबको एक साइड लेके आओ, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 30x बराबर पे 0। ठीक भाई, इसके बाद देखो 2x स्क्वायर और ये माइनस का 3x स्क्वायर, तो बच रहा माइनस का x स्क्वायर, 30x और 20x हो गया प्लस का 50x बराबर पे 0। इसमें आप माइनस x कॉमन कर लो, तो ये बन जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया तो x माइनस का 50 इज इक्वल टू 0, माइनस चिन्ह 0 में चला जाएगा तो एक तो x बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 0 और दूसरा x माइनस 50 को आप 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 50। भाई x का मान 0 नहीं लिया जाएगा क्योंकि x जो था वो रेलगाड़ी की चाल थी, और रेलगाड़ी की चाल अगर आप 0 कर दोगे तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। इसका मतलब ये जो x का मान 0 आया ये तो नहीं लिया जाएगा, तो x का मान क्या लिया जाएगा 50। अब आप ये x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे समीकरण अगर आप फर्स्ट में रखोगे तो आपको y का मान पता चल जाएगा, और y ही आपको ज्ञात करना था क्योंकि वो पूछ रहे थे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की है वो हमने मान लिया था y, तो x का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दो। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखो समीकरण फर्स्ट क्या है 2x स्क्वायर प्लस 20x बराबर पे 10y, तो 2x की जगह आप 50 रखोगे और 50 का कर दोगे स्क्वायर, 20 गुणा पे 50 बराबर पे 10y। ठीक है, 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, 5 दूना 10 और ये 2 जीरो बराबर पे 10y। कितना आ जाएगा देखो 25 दूना 50, 50 का मतलब 5000 और ये आ जाएगा कितना 1000 बराबर पे 10y।
ये बन जाएगा 6000 बराबर पे 10y, y का मान निकालोगे, एक जीरो से कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 600। और y क्या था? रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो अब बेटा लिखेंगे इसके आगे, अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 600 किलोमीटर। ठीक है, तो रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय करी है? 600 किलोमीटर की दूरी तय करी है। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको फर्स्ट टाइम में कोई भी डाउट बन रहा है तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके जरूर से देख लें, तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जब भी आप मैथ की क्लास में आया करो तो आप अपना कॉपी पेन जरूर लेके आया करो, जिससे साथ साथ चीज़ें आप अगर नोट करते रहेंगे या हमारे द्वारा अगर चीज़ें बता दी गई हैं या समीकरण बना दिए गए हैं, इसके बाद अगर आप खुद से करेंगे तो आपकी मैथ और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि किसी ने कहा भी है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब ये है कि अभ्यास से व्यक्ति क्या हो जाता है? परफेक्ट हो जाता है किसी भी चीज में। ठीक है, वैसे कोई चीज या कोई भी व्यक्ति आज तक परफेक्ट तो होता ही नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट आप समय के साथ होते जाएंगे, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना अच्छा आपका मैथ होता चला जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस बेटा बहुत जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप प्रैक्टिस करते रहें, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको दिख जाए आपकी टेक्स्ट बुक में, आप उन क्वेश्चनों को अपने आप से लगाने की जरूर से कोशिश करें। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, एक चक्री चतुर्भुज दिया गया है ABCD, और इसमें दिया गया है इस चक्री चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात करना हम लोग को। और चक्री चतुर्भुज इस तरीके से दिया, चक्री चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जो किसी त्रिभुज के जो किसी वृत्त के अंदर बना होता है। वृत्त के अंदर बने चतुर्भुज को हम लोग चक्री चतुर्भुज कहते हैं। और चक्री चतुर्भुज की आपको एक शर्त और याद रखनी पड़ेगी कि चक्री चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका योग करने पर 180 डिग्री आता है। इस बात को आप अच्छे से याद कर लेंगे, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। क्या याद होना चाहिए आपको? चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप चाहो तो एक बात यहाँ आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कितने लोग ये बात जानते थे। हम यहाँ लिख तो दे रहे हैं कि हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, बताओ जल्दी कमेंट करके आप कौन कौन जानता है इस बात को। कौन कौन बच्चा जानता था कि चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, झूठ कोई नहीं बोलेगा, ये ध्यान रखना। अगर जानते थे तो यस लिखो, नहीं जानते थे तो नो लिखो, है ना। ऐसा नहीं कि आप जानते भी नहीं थे और यस लिख रहे हैं, है ना। बिल्कुल सच बोलना ना, तो फिर ऑनलाइन पिटाई होगी, ये बात ध्यान रखना आप। देखो, चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180। तो आमने सामने आपको ढूंढना है, तो ए के सामने कौन है? सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू देखो दी गई है कितनी है? 4y प्लस 20, प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4x। तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का 4x बराबर 180। प्लस का 20 उस साइड लेके जाओ, तो 4y माइनस का 4x इज इक्वल टू 180 माइनस का 20। तो 4y माइनस का 4x इज इक्वल टू 160। 4 आप यहाँ से कॉमन कर लें तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 160। 4 से आप इसको कैंसिल आउट कर लें तो ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। ठीक भाई, इसको हमको इक्वेशन दिए दे रहे हैं। वैसे यहाँ हमने ये डाल दी इक्वेशन तो कोई बात नहीं, चलो 5 नंबर इक्वेशन दे दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद ये बी और डी का योग कितना होगा? क्योंकि ये भी आमने सामने के कोण है, तो यहाँ पे बन जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी। एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है? देखो 3y माइनस का 5, और प्लस डी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 7x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 180। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 3y माइनस का 7x इज इक्वल टू 180। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 6। इन्हीं दोनों इक्वेशन को बेटा हम लोग हल कर लेंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे, तो लिखना समीकरण
1 व 2 को हल करने पर देखो समीकरण 1 या 2 ना लिखें, या क्योंकि ये 5 और 6 नंबर था तो यहाँ आप लिख दो 5 और 6 को हल करने पर। तो 5 नंबर में था y माइनस एक्स बराबर पे 40, ये 5वां है, और 6वां दिया गया है 3y माइनस का 7x बराबर 180, ये 6 नंबर है। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में अगर y को बराबर करना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 3y माइनस का 3x, 3 से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 120। ये देखो ये है 3y माइनस का 7x बराबर 180। सॉल्व कर लो आप इसको, लिख देना घटाने पर चिन्ह बदलते, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये माइनस का, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 7x में 3x चले गए तो बचेगा 4x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 60। x का मान निकालोगे तो माइनस का 60/4, 4 से काटोगे तो x का मान माइनस का 15 आ जाएगा। x का मान माइनस का 15 आ जाएगा। दिख नहीं रहा होगा आपको, देखो अब दिखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो गया तो वो आपने पहले देख लिया होगा। तो x का मान माइनस का यहाँ पर 15 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो x का मान आप किसी भी समीकरण में रख के आप y का मान निकाल लो। जैसे x का मान हम लोग यहीं रख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, तो y माइनस एक्स की जगह पर माइनस का 15 रखोगे तो ये माइनस पहले से, तो ये प्लस का 15 बराबर पे 40। y का मान निकालोगे तो 40 माइनस 15 कितना बचेगा, देखो ये 25। तो y का मान कितना आ जाएगा 25, है ना, 25 आ गया। देखो x भी पता चल गया और y भी पता चल गया। अगर x y हम लोग को पता है तो हम लोग क्या कर लेंगे, कोई भी मान निकाल लेंगे। बताओ निकाल लेंगे ना। x और y अगर हम लोग को पता चल गया है ना तो हम लोग कोई भी मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, x का मान कितना आया माइनस का 15, y का मान कितना आया 25। अब जैसे मान लो हमें एंगल ए निकालना हो तो एंगल ए कितना था 4y प्लस का 20। तो देखो y का मान रखो आप, y का मान कितना निकाला 25, यहाँ पे 25 रखो, 25 में 4 से गुणा करोगे 25 के 100 प्लस 20, तो बताओ एंगल ए कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए पता चल गया। बी के लिए y की जगह फिर से देखो 25 रखो, तो 25 दिया 75, 75 में 5 जाएंगे तो 70 आ जाएगा। एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। इसको देखो x की जगह पे आप कितना रखेंगे माइनस का 15, तो यहाँ पे माइनस का 15 रखो। जैसे ही माइनस का 15 रखोगे ये माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 का 4 में गुणा कर लो, तो 15 का 4 में गुणा करने पर 60 आता है। यहाँ पर देख लो माइनस का 15 x की जगह रखोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 15 का 7 में गुणा कर लो, 15 सत्ते 105 होता है। 105 में 5 जोड़ा जाएगा, 105 में 5 जोड़ोगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। देख लेना, वैसे कैलकुलेशन हमने केयरफुल होकर करी है। अगर फिर भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप बेटा थोड़ा अपने स्तर पर देख लेना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक ये वाला क्वेश्चन और एक आपने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था कि अगर आपको याद हो किसानों की संख्या से रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन था, बिल्कुल वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। बस केवल यहाँ पर क्या है लैंग्वेज में अंतर किया गया है। उसमें अगर याद हो तो लिखा था कि अगर किसानों की संख्या इतनी अधिक हो जाए तो प्रत्येक किसान को इतने रुपए कम मिलते हैं, और अगर किसानों की संख्या 2 कम हो जाए या 3 कम हो जाए तो प्रत्येक किसान को इतने रुपए अधिक मिलते हैं। तो कुल धनराशि ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन था। अगर आपको याद हो तो आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से रिलेट करो, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे इस सवाल को। देखो क्या लिखा है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनको रो वाइज खड़ा करना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो पंक्ति और विद्यार्थियों से रिलेटेड सवाल है तो हम लोग ऐसे मान ले रहे हैं कि माना पंक्तियों की संख्या बराबर x है और प्रत्येक पंक्ति में खड़े होने वाले विद्यार्थियों की संख्या y है। देखो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। हमने मान ली कि माना पंक्तियों की संख्या बराबर x और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की
संख्या बराबर हमने मान ली y, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी बताओ कितने हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी बताइए कितने हो जाएंगे। याद रखना कुल विद्यार्थी हो जाएंगे एक्स वाई। किसी के दिमाग में अगर ऐसा आ रहा कि कुल विद्यार्थी एक्स प्लस वाई हो जाएंगे तो वो गलत है। रीजन क्या है इसका कि जैसे 3 पंक्ति हैं और प्रत्येक पंक्ति में अगर 5 लोग खड़े हैं तो कुल बच्चे कितने हो जाएंगे बताओ। अच्छा, अगर आप x प्लस वाई कह रहे हो तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, जबकि ये तो सीधे गलत है। और आपने इस बात को महसूस भी किया होगा कि हाँ ये चीज़ गलत है। भाई अगर एक पंक्ति में हमने मान लिया 5 बच्चे खड़े हुए और अगर 3 पंक्ति लगाई गई तो कितने बच्चे हो जाएंगे टोटल, 5 गुणा 3 15 हो जाएंगे, सीधी बात। तो यहाँ पे जोड़ा नहीं जाएगा। कुल विद्यार्थियों से तात्पर्य इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। यही कॉन्सेप्ट हम लोग ने किसानों की संख्या वाला जो सवाल था उसमें भी यही लगाया था, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी यहाँ पर कितने हो जाएंगे x इंटू में y, ठीक है। अब देखो शर्त क्या है, कुल विद्यार्थी इतने हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग को अब क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर लेना है। लिखा यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, देखो प्रथम शर्त फर्स्ट कंडीशन क्या है, कह रहे पंक्ति में अगर 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, देखो x है और पंक्ति में विद्यार्थी जो है वो कितने हैं y। कह रहे अगर 3 अधिक हो जाए तो y तो है, अगर 3 अधिक हो जाए तो क्या होता है, पंक्ति की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। पंक्ति थी कितनी बताओ x, 1 की कमी तो -1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर तो बेटा इसी कुल विद्यार्थियों के ही तो होगा। अगर पंक्तियों को कम ज्यादा किया जा रहा है तो विद्यार्थी वही इधर ही उधर तो शिफ्ट हुए होंगे, तो विद्यार्थी जो पहले थे वही तो रहेंगे, विद्यार्थी कम ज्यादा तो होंगे नहीं। तो इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई होगा वो बराबर कुल विद्यार्थियों के ही होगा। देखो सॉल्व करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई, 3 में करोगे 3x माइनस का वाई माइनस का 3 बराबर पे एक्स वाई। बराबर में एक जैसी संख्याएं कट जाया करती हैं, माइनस का 3 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त देखो क्या है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, बताओ पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है y, 3 कम हो जाए, तो ये सेकंड कंडीशन है। अगर 3 विद्यार्थी कम हो जाए तो y में 3 अगर कम हो गए, अगर विद्यार्थी कम होंगे तो बहुत सीधी सी बात है कि पंक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो कह रहे हैं 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं, तो पंक्ति जो थी वो कितनी थी x, 2 अधिक हो गई, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, विद्यार्थी तो टोटल वही रहे होंगे x वाई। x का मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई, इसका करोगे तो माइनस का 3x, ठीक है, x का हो गया। इसके बाद 2 का कराओ तो प्लस का 2y माइनस का 6 बराबर पे एक्स वाई। बराबर में एक जैसी संख्याएं कट जाती, माइनस का 6 उस साइड जाएगा तो प्लस का, -3x प्लस 2y बराबर पे 6, समीकरण नंबर 2। अब बेटा इन्हीं दोनों प्यारे से समीकरणों को बहुत आसानी से हल कर लेना, तो x और y का मान आ जाएगा। चलो हम ही करते हैं। पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस का y बराबर पे 3, समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है, माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर पे 6। कर लो हल, इनको लिखना जोड़ने पर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देख रहे हो ये विपरीत चिन्ह के हैं, सीधे कट जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, जोड़ोगे 2y में y जाएगा तो y बचेगा, इसमें इनको जोड़ लोगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। y का मान आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। चलो इसमें रखो क्या है, 3x माइनस वाई की जगह कितना रखोगे 9 बराबर पे 3, माइनस का 9 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 9 और 3 12, तो x बराबर 12 में 3 से भाग लगाओगे तो 4 आ जाएगा। x का मान 4 आ गया, y का मान 9 आ गया। वो आपसे क्या पूछना चाह रहे थे, विद्यार्थियों की संख्या, और कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने हिसाब से क्या थी x y। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर पे थी x y, x का मान 4 है, y का मान 9 है, तो 9 चौका 36 बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 36 विद्यार्थी थे, ठीक है। कितने विद्यार्थी थे, 36 विद्यार्थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। बेटा एक छोटी सी एडवाइस है कि आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2026 में कहीं ना कहीं टकराने वाले क्वेश्चन है, तो आप इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और इसके बाद अब आगे के जो वीडियो होंगे उसमें हम सेपरेट हर एक चैप्टर में, जैसे जितने भी चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर, 14 चैप्टर जो भी हैं, हर एक चैप्टर का पहले चैप्टर से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रहेगा, उसमें अभी तक बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बने हैं
उन सभी क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। 1 महीने के अंदर हम आपकी पूरी गणित सॉल्व करवा देंगे, जिससे क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी बोर्ड एग्जाम की बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। आप पूरी अपनी तैयारी, मैथ की तैयारी जो है ना, वो आप पूरी हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं। हम बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करवा देंगे और यकीन मानिए अगर आपने उतने क्वेश्चनों को कर लिया तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। आपके भी नंबर 90, 95, 96, 97 इस तरीके के आएंगे। और अगर आपने अच्छी मेहनत कर ली, जितना बताया उतना कर लिया, तो आपके 100 में 100 भी नंबर आएंगे। तो इस चीज़ का इंतजार रहेगा हमें भी कि अगर आपके 100 में 100 नंबर आएंगे तो हमें भी बहुत खुशी होगी और हमें भी ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने जो पढ़ाया उससे बच्चों का कुछ भला हो पाया। बाकी अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो आप अगर चैनल पर नए हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर चाहो तो अपने दोस्तों तक इन चीज़ों को ज़रूर से शेयर कर दो, जिससे क्या हो, अधिक अगर बच्चे देखते हैं तो एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है। तो और अच्छे हम यहाँ पे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।